दोस्तों हमने पिछले 2 वीडियो में साइंस के 50-50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए चलते हैं 101वें क्वेश्चन की तरफ। 101 से आगे की ओर चलते हैं, है ना। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा है अमीटर, तीसरा है अल्टीमीटर, अगला है ऑडियोमीटर। तो सही जवाब है इसका एनीमोमीटर। हम वायु दाब को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि चलती हुई वायु की तीव्रता या उसका दाब मापने के लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ अधिकतर साथी गलती करते हैं, क्या लगा देते हैं बैरोमीटर, जबकि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है और वायु की तीव्रता या दाब मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 102वां प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है। वेग, संवेग, जड़त्व, प्रतिक्रिया। तो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लेजर प्रिंटिंग में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है। पहला अर्धचालक लेजर, एक्स मेर लेजर, डाई लेजर या गैस लेजर। सही जवाब है अर्धचालक लेजर। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटिंग की शुरुआत 1969 में हुई थी। लेजर प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। और लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर या डायोड का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। इसका कारण है अपने पास पहुंचने वाला सारा प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश भेदन नहीं होने देते। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो सही जवाब है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में प्रकाश का फोकस रेटिना के सामने होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। यही निकट दृष्टि दोष है। जबकि जस्ट इसका उल्टा दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शीतल काल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों। शीतल काल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला ऑप्शन है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, जिससे जल गर्म होता है। अगला ऑप्शन है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका सही जवाब है पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में हैंडपंप या पंप का पानी गर्म होता है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें कौन सी होती हैं। या कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं कौन है। औरत किरणें, परावैगनी किरणें, रेडियो तरंगें या सूक्ष्म किरणें। तो सूक्ष्म किरणें परावैगनी किरणें लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें कौन सी हैं?
पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? सेलुलाइड, रबर, एस्बेस्टस, अभ्रक। तो सही जवाब है रबर। रबर ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? कोणांक से, पता से, वेग से। तो आवृत्ति से। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? आवृत्ति से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस। दूसरा ऑप्शन है अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस। बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में, या नाभिकीय विखंडन में, या नाभिकीय फ्यूजन में, या तापायनी उत्सर्जन में? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन किसमें है? नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निहित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, या कि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला ऑप्शन है वे अधिक सस्ते होते हैं। तो तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया क्या है? समीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समीप दृष्टि या निकट दृष्टि दोष कहते हैं मायोपिया को। आइए देखते हैं दूसरा अगला सवाल, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? या इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है, इसमें उच्च तीव्रता होती है, मध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। ए और सी दोनों। तो सही जवाब है ए और सी दोनों सही है। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है और एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। सही जवाब है सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, बोलो यानी आवाज से बोलो। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति को, तापमान को, वेग को, तरंग दैर्ध्य को। तो बोलोमीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर एक अति संवेदनशील यंत्र होता है जिसका उपयोग ऊष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण द्वारा, चांद द्वारा, या विकिरण द्वारा? तो सूर्य की किरणें विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी, या भाप का? तो पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजन में भाप का प्रयोग किया जाता है। किसका? भाप का प्रयोग किया जाता है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच
फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति के अनुसार गति करता रहेगा, या स्पर्श रेखी दिशा में चला जाएगा। तो है क्या? सही जवाब है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा चम्मच, क्योंकि उसमें किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, वायुमंडल है नहीं। तो क्या करेगा? वो उपग्रह जिस दिशा में गति कर रहा है या जिस तरह गति कर रहा है उसी की गति का वो अनुसरण करता रहेगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? इसका पहला ऑप्शन है हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते। दूसरा नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत कराने में बहुत खर्च आएगा। अगला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वालों से टकराकर उन्हें मार देगी। अगला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। तो सही जवाब है डी, कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। क्यों? क्योंकि सिमटने पर थोड़ा समय मिल जाएगा। तो सही जवाब है हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। टक्कर के प्रभाव को झेलकर वे यात्रियों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर होने पर सिमट जाए। आइए चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता। तो एनीमोमीटर पवन का वेग मापने के काम में आता है। एनीमोमीटर या हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है, जो एक सामान्य मौसम स्टेशन का उपकरण है या किसी भी गैस के किसी भी रूप की गणना करता है। यह शब्द ग्रीक शब्द एनेमोस अर्थ विंड से लिया गया है। एनेमोस अर्थात विंड से लिया गया है। एनेमोस का अर्थ होता है विंड से लिया गया है, जिसे पहली बार लियोन बत्तीस्टा अल्बर्टी ने समझाया था। पहली बार किसने समझाया था? लियोन बत्तीस्टा अल्बर्टी ने समझाया था, जो एक इतालवी कलाकार और वर्ष 1950 में एक वास्तुकार था। जो लियोन बत्तीस्टा अल्बर्टी थे, ये कौन थे? ये एक इतालवी कलाकार थे और 1450 में एक वास्तुकार थे। 1450 में एक वास्तुकार थे। एनीमोमीटर तो पवन का वेग मापने के काम में उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गुणे में समान समय लगता है, एक ही गति होती है, वही समय और वही गति लगती है, वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो सही जवाब है वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा अपकेंद्री बल, तीसरा गुरुत्व बल, चौथा श्यान बल। तो सही जवाब है अपकेंद्री बल। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है क्योंकि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कैंटिलीवर बीम, गोता लगाने का बोर्ड, पुल, झूमा झूमी, साधारण तराजू। तो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है पुल। कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है पुल, जो अपने आधार स्तंभ से आगे की ओर बढ़ी रहती है। यह कैंटिलीवर बीम कहलाती है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्यों? कि बहुत आसान क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए। पर देखते हैं, पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। तो सही जवाब है पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कम होता है। वायु दाब को वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं, वायु दाब कम होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है?
पृष्ठीय तनाव का परिणाम कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण, श्यानता, केशिका क्रिया, विकिरण। तो पृष्ठीय तनाव का पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है केशिका क्रिया। पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है केशिका क्रिया। सही जवाब है केशिका क्रिया। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा देता है, दूसरा है पंखे से हवा ठंडी हो जाती है, तीसरा है हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है, चौथा है हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो सही जवाब है हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है, क्योंकि हवा लगने से हमारे शरीर से जो पसीना बाहर निकला होता है वह वेपोराइज हो जाता है या उड़ जाता है, जो हमारे शरीर की गर्मी को भी लेके बाहर उड़ जाता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। इससे हमें सुख मिलता है, पसीना जल्दी सूख जाता है इसलिए हमें सुख मिलता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पत्थर पैराशूट से भारी होता है। पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है पैराशूट लंबा चौड़ा हो जाता है खुलने के बाद। पहले तो छोटा रहता है, लेकिन जैसे ही खुल जाता है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिससे पैराशूट धीरे धीरे नीचे आ जाता है। लेकिन पत्थर को अगर फेंकें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहता है, इस वजह से वह तेजी से नीचे आ जाता है, क्योंकि उसमें वायु का प्रतिरोध अधिक नहीं होता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा किस तरह की होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, या रासायनिक ऊर्जा होती है? तो सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब चाबी भरी जाती है तो घड़ी की स्प्रिंग एक विशेष स्थिति में आ जाती है और उसमें एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो उसकी स्थिति के कारण होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा, संवेग, या बल, या आघूर्ण? तो सही जवाब है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि संवेग, बल और आघूर्ण, संवेग में भी दिशा होती है, बल में भी एक दिशा होती है, और आघूर्ण में भी एक दिशा होती है। जबकि ऊर्जा एक ऐसी है जिसमें ऊर्जा नहीं होती, जो जिसमें कोई दिशा नहीं होती, जो अदिश राशि है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? पहला है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। तो सही जवाब है चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? प्रकाश की वोल्टी प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश चालकीय प्रभाव पर, या प्रकाश संश्लेषण पर? तो सौर कोशिकाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करती हैं। सौर कोशिकाएं, सौर सेल जिसे बोलते हैं, उसे कोशिकाएं कहा गया है, सेल। ये लोगों को भटकाने के लिए है, लोगों या प्रश्न को बदलने के लिए है। सौर कोशिकाएं, कोशिकाएं मतलब सेल इंग्लिश में। तो सेल, सौर सेल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा होता है, या पदार्थ कौन सा होता है? तो ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील और नर्म लोहा। तो नर्म लोहा या माइल्ड स्टील कहते हैं, इसे नर्म लोहा कहा जाता है। नर्म लोहा, इसे तो मृदु इस्पात भी कहते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के क्रोड जो है ना, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एसआई एकक नहीं, एसआई मात्रक है। यहाँ क्वेश्चन गलत है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है एम्पियर, कूलाम, ईएसयू या केल्विन।
एसआई मात्रक, एसआई मात्रक है कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरी होती है, आर्गन। बिजली के बल्ब में क्या भरी होती है? आर्गन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। बताइए। क्रोनोमीटर वैसे होता है। जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन, संलयन, तापी दहन या इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? विक्रम 1, कल्पना 2, चंद्रयान 1 या इनसेट 5? भारत के क्या बोलते हैं चंद्र मिशन को चंद्रयान 1 नाम दिया गया है, चंद्रयान 1। अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? जेम्स सिम्पसन ने, क्या है एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या क्रिस्टियन बर्नार्ड ने? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? टीके की खोज की थी, किसके? स्मॉल पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी ना शायद एडवर्ड जेनर ने, याद है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। नौसेना का कौन सा जहाज विमान वाहक है? INS विराट, INS तलवार, INS राजपूत, INS मैसूर। तो सही जवाब है INS विराट। INS विराट क्या है? नौसेना के जहाजों में से विमान वाहक है INS विराट। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव। आइसक्रीम, अमोनिया, कांच, लकड़ी। अतिशीतित द्रव है कांच। अतिशीतित द्रव है कांच। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुयान का आविष्कार किसने किया? अर्विल राइट एंड विल्बर राइट ने, सर फ्रैंक हर्स्टले ने या माइकल फेराडे ने, क्रिश्चियन ह्यूजेनस ने? तो सही जवाब है अर्विल राइट एंड विल्बर राइट ने। सही जवाब है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? अर्विल राइट एंड विल्बर राइट ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? परमाणु के नाभिक से कौन संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेरॉन। तो मेरॉन कण जो है परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित कौन सा मध्यावर्ती पारस परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? मध्यावर्ती पारस परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र। तो अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। सही जवाब है अग्नि। अग्नि जो है भारत में निर्मित मध्यावर्ती पारस परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियां, परमाणु घड़ियां या श्वेत वामन का? तो सही जवाब है परमाणु घड़ियां। अति लघु मतलब बहुत छोटे समय अंतराल को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, सर्वोत्मुखी टैंक, दीर्घ परास मिसाइल या दीर्घ परास तोप? तो सही जवाब है दीर्घ परास मिसाइल। अग्नि का सही वर्णन है दीर्घ परास मिसाइल।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? देखिए कैसा क्वेश्चन है। भारत से पहले 5 देशों ने, भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 है इसलिए भरा जाता है, या वह वायु से हल्की है, वह जल अवयव में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है, तो वह वायु से हल्की है इसलिए उसे गुब्बारों में भरा जाता है जिससे गुब्बारे ऊपर की ओर उठ सकें। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, या बिजली की चिंगारी द्वारा? तो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके या कि कंप्रेस करके, कंप्रेस करने के बाद तेजी से उस पर डीजल का स्प्रे किया जाता है, वायु गर्म हो जाती है इसलिए डीजल जल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या उतना ही रहता है? पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो यदि ताम्र की डिस्क में एक छेद किया जाता है और उसे गर्म किया जाता है तो छेद का आकार घट जाता है। छेद का आकार क्या होता है? घटता है, या जो होल होता है वो कम हो जाता है। तो आज हो गए 150 क्वेश्चन। इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में।